महाराज, परी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। क्या 2 परियां आई हैं मेरे महल में? और राजा अपनी दोनों बेटियों से मिलता है। देखिए महाराज अपनी बेटियों को, छोटी परी तो चांद का टुकड़ा है। अरे वाह, दोनों परियां बहुत सुंदर हैं, लेकिन इस परी का नाम तो मैं चंदा ही रखूंगा। बिल्कुल चांद की तरह चमक रही है मेरी बेटी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर दूसरी का नाम रूपाली होगा। ये कहानी परी लोक में रहने वाली 2 बहनों की है। रूपाली और चंदा 2 बहनें थी, लेकिन उन दोनों बहनों को देखकर ये बता पाना कि दोनों बहन हैं नामुमकिन था, क्योंकि दोनों बहनों में जमीन आसमान का अंतर था। चंदा दूध की तरह गोरी थी और दूसरी तरफ रूपाली का रंग बहुत ही सांवला था। परी लोक में हर कोई चंदा परी की खूबसूरती की बातें किया करता था। एक दिन सब परियां मिलकर खेल रही थी। मैं रानी परी बनूंगी और तुम सब मेरी दासियां बनोगी। चंदा, मैं इस महल की बड़ी परी हूँ, इसलिए मैं परी बनूंगी। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, जो हम दोनों में से सबसे सुंदर है वही रानी परी है। तुम तो रानी परी नहीं बल्कि काली परी हो। और चंदा जोर जोर से हंसने लगती है। रूपाली चंदा की बात से दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। माँ और पिताजी, मुझे परियों वाली छड़ी चाहिए। आप मेरे लिए छड़ी लाओगे ना? बेटा, तुम्हें अभी छड़ी की क्या जरूरत है? जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें छड़ी मिल जाएगी। तभी चंदा भी वहाँ आ जाती है और वो छड़ी की बात सुन लेती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मुझे छड़ी चाहिए। हाँ हाँ बेटा, हम तुम्हारे लिए आज ही जाकर सबसे सुंदर छड़ी ले आएंगे। ऐसे चंदा की हर छोटी बड़ी बात पूरी की जाती थी, जबकि रूपाली जब भी कुछ मांगती थी उसे मना कर दिया जाता था। एक दिन चंदा परी अपने महल में घूम रही थी। तभी वहाँ अचानक एक बच्चा आता है, जिसके मुंह पर जलने के निशान थे। भागो यहाँ से, कितना भयानक बच्चा है, कोई इसको यहाँ से लेकर जाओ। तभी चंदा की चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग वहाँ आ जाते हैं। पिताजी, ये बच्चा कितना भयानक है, इसे यहाँ कौन लाया? महाराज, ये मेरा बच्चा है, इसका चेहरा जल गया था, बस उसी के निशान हैं। पिताजी, इसे अभी के अभी काम से निकालो, ये अपने गंदे बच्चे को महल में क्यों लेकर आया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की? इसका जला हुआ चेहरा देखकर मेरी चंदा बेटी कैसे घबरा गई है। चलो निकलो इस महल से, आज के बाद यहाँ काम पर मत आना। महाराज, ऐसा मत कहिए, मैं आज के बाद कभी अपने बच्चे को यहाँ नहीं आने दूंगा। अभी के अभी अपने बच्चे को लेकर इस महल से बाहर निकल जाओ। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हो? उसके बच्चे का चेहरा जलने की वजह से खराब हुआ है, इसमें उसको काम से निकालने की क्या जरूरत है? समय बीतने के साथ साथ उसका चेहरा ठीक हो जाएगा। तुम चुप रहो रूपाली, देख नहीं रही चंदा बेटी कितनी घबरा गई है? इस तरह चंदा के कहने पर महाराज शिवान उस माली को महल से निकाल देते हैं। चंदा को अपनी खूबसूरत और परी होने का बहुत अभिमान था। ऐसे ही धीरे धीरे चंदा और रूपाली बड़े हो जाते हैं और चंदा जितनी सुंदर थी उतनी ही घमंडी भी थी। दूसरी तरफ रूपाली का चेहरा भले ही सांवला था, लेकिन वो मन की उतनी ही साफ और दयालु थी। उसे जानवरों और पक्षियों से बहुत प्यार था और वो हर रोज उनको खाना खिलाया करती थी। एक दिन महाराज शिवान महारानी से कहते हैं, महारानी साहिबा, मेरा दोस्त महाराजा अर्जुन ने अपने बेटे शौर्य का रिश्ता भेजा है और वो लोग कल महल में आ रहे हैं। ठीक है, मैं चंदा को बता दूंगी। चंदा को? लेकिन बड़ी तो रूपाली है और कायदे से तो पहले उसकी शादी होनी चाहिए। कह तो आप सही रहे हो, लेकिन आप तो जानते हो कि रूपाली का रंग सांवला है और कोई उसे शादी नहीं करना चाहेगा। चंदा हमारी तो इतनी खूबसूरत है, उसे कोई मना ही नहीं कर सकता, इसलिए हमें चंदा की शादी पहले करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो रूपाली को मिलाने से वह शादी के लिए मना कर दे और इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए। और महाराजा शिवान अपनी पत्नी की बात मान लेते हैं। अगली सुबह हर रोज की तरह रूपाली नदी के किनारे जाती है और मछलियों को खाना डालती है। उसी रास्ते से राजा शौर्य आ रहे थे। वो नदी किनारे रूपाली को मछलियों को खाना खिलाते देखते हैं। अरे, ये कौन है जो इन जानवरों के बारे में इतना सोच रही है? जाकर देखता हूँ।
बहुत अच्छा काम कर रही हैं। नहीं तो आज के समय में हर कोई अपने काम में ही व्यस्त है। मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। वैसे आप कौन हैं? आपको पहले इस परीलोक में मैंने नहीं देखा। मैं राजा शौर्य हूँ। मैं साथ ही के परीलोक का राजा हूँ और महाराजा शिवान के महल जा रहा हूँ। तो आप हमारे महल जा रहे हो? मैं उनकी बड़ी बेटी रूपाली हूँ। माफ कीजिए, पिताजी ने आपके आने की सूचना नहीं दी। आप महल में चलिए, हम बस मछलियों को खाना खिलाकर आते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और फिर महाराजा शौर्य वहाँ से आगे चले जाते हैं और मन ही मन में सोचते हैं, वो रूपाली जी तो बहुत अच्छे मन की है। हमें ऐसी लड़की चाहिए थी जो मन की साफ और दयालु हो। जब महाराजा शौर्य महल में जाते हैं तो वहाँ सब उनका स्वागत करते हैं और फिर राजा शौर्य को चंदा परी से मिलाया जाता है। चंदा परी उन्हें बहुत खूबसूरत लगती है। शौर्य मन में सोचते हैं कि ये भी अपनी बहन की तरह दयालु होगी। चंदा को भी महाराजा शौर्य पसंद आ गए थे। वो दोनों बगीचे में घूम रहे थे। तभी एक पक्षी ऊपर से चंदा परी पर बीट कर देता है। ये क्या, इस पक्षी ने मुझे गंदा कर दिया। और चंदा अपनी जादुई छड़ी से उस पक्षी की जान ले लेती है और वो नीचे गिर जाता है। ये आपने क्या किया? इतनी सी गलती की वजह से आपने उसे जान से मार दिया। मैं परियों की रानी चंदा हूँ। उसे ये गुस्ताखी करने से पहले सोचना चाहिए था। तभी रूपाली भी वहाँ आ जाती है। उस पक्षी को मरा हुआ देखकर वो जल्दी से उसे उठाती है। जल्दी कोई पानी लाओ, क्या हुआ इसे? ये अभी मर चुका है। आ गई रूपाली, फिर ये रोना धोना शुरू कर देंगी। चलो आप मेरे साथ चलो। तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। और राजा शौर्य उसे सारी बात बताता है। ये सुनकर रूपाली की आंखें भर आती हैं। पता नहीं ये चंदा ऐसा क्यों करती है। ये भूल जाती है कि इनमें भी हमारी तरह जान है और इन्हें भी दर्द होता है। रूपाली का रंग भले ही सांवला था, लेकिन वो मन की बहुत दयालु थी और उसकी ये बात महाराजा शौर्य को बहुत पसंद आई। राजा शौर्य महाराजा के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि उन्हें चंदा से नहीं बल्कि उनकी दूसरी बेटी से शादी करनी है। तभी चंदा भी वहाँ आ जाती है और वो राजा शौर्य की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। तुम मुझे ठुकराकर उस काली रूपाली से शादी करना चाहते हो? तुम्हें शायद पता नहीं है, इस पूरे परी लोक में ना मुझसे सुंदर परी कोई नहीं है और तुम मुझे छोड़कर उस रूपाली से शादी करना चाहते हो। चंदा, तुम शायद भूल रही हो, रूपाली तुम्हारी बड़ी बहन है। ये सब हमारी ही गलती है कि हमने तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया कि सूरत से बढ़कर सीरत होती है। और आज राजा शौर्य ने रूपाली से शादी करने का बिल्कुल सही निर्णय लिया है, क्योंकि रूपाली जैसी लड़की उन्हें नहीं मिल सकती। महाराजा शिवान और उनकी महारानी रूपाली से माफी मांगते हैं। बेटा रूपाली, हमें माफ कर दे। हमने तुम्हें हमेशा चंदा से कम समझा और हमेशा चंदा की हर जिद को पूरा किया। सब राजा शौर्य की बात मान लेते हैं और रूपाली की शादी राजा शौर्य के साथ बड़े धूमधाम से करते हैं। बाद में चंदा भी रूपाली से अपनी गलती की माफी मांगती है। एक गांव में एक सेठ रहता था। उसकी 2 बीवियां थी। पहली बीवी रमा के सर पर बाल बहुत ही कम थे और उसका रंग भी सांवला था, और दूसरी तरफ छोटी बीवी सुमन के बाल बहुत लंबे और काले और घने थे और वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी, इसलिए उसको अपने ऊपर बहुत घमंड था। एक दिन सेठ अपनी छोटी पत्नी को आवाज लगा रहा था। छोटी बहू, अरे छोटी बहू, जरा इधर तो आना, पता नहीं कहाँ चली गई। इधर छोटी पत्नी अपने बाल बनाने और सजने संवरने में व्यस्त थी। तभी वहाँ उसकी बड़ी पत्नी सेठ की आवाज सुन जल्दी से आ जाती है। जी आप बुला रहे थे? वो मैं काम कर रही थी इसलिए सुनाई नहीं दिया। तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं, मैं तो छोटी बहू को बुला रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा आपने मुझे बुलाया होगा। कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए क्या काम है। आपको कुछ चाहिए क्या? मैं लाके दे दूं? ये छोटी बहू कहाँ है? जी वो अपने कमरे में बाल बना रही होगी। इतने में वहाँ छोटी पत्नी भी आ जाती है। ओहो, आने में थोड़ी देर क्या हो गई? यहाँ तो मेरी शिकायत होने लगी है। मैंने कब की तुम्हारी शिकायत? रहने दो, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें तो ऐसा लगता है ना कि मैं सारा समय अपना चेहरा संवारने में लगी रहती हूँ और सारा काम तुम करती हो, ऐसे जताती हो ना तुम तो। मैंने ऐसा कब कहा छोटी? बड़ी बहू बस बस करो, बात बात पर दूसरों की गलतियां निकालती रहती हो, जाओ अपना काम करो। सेठ के ऐसा बोलते ही उसकी बड़ी पत्नी चुपचाप वहां से बाहर चली जाती है। अरे छोटी बहू, बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा, तुम्हें एक बात बतानी है, कल मैं सुबह किसी काम से शहर जा रहा हूँ। तुम्हें अगर वहां से कुछ लेना है तो मुझे बता देना, बड़ी बहू को मत बताना। और हाँ, मुझे सुबह जल्दी जाना है। मैं जाने से पहले सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, बड़ी बहू का नहीं। जी ठीक है। ये बात सेठ की बड़ी पत्नी सुन लेती है। उसको बहुत बुरा लगता है। मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता। हे भगवान, आपने मुझे इतना बुरा क्यों बनाया है? ऐसे वो दुखी मन से अपने काम में लग जाती है। सेठ के जाने के कुछ दिन बाद छोटी पत्नी अपने बाल बना रही थी। ओहो, ये लंबे बाल भी ना मुसीबत से कम नहीं है। कितना टाइम लग जाता है इनको बनाने में। मेरे तो हाथ भी दुखने लग जाते हैं। तभी वहां रमा आती है और वो सुमन की बात सुन लेती है। अरे छोटी, दो, मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। तुम्हें पता भी है बाल कैसे बनाते हैं? तुम्हारे सर पर तो बाल है नहीं, आई बड़ी मेरे बाल बनाने वाली। अरे मेरे बाल नहीं है तो क्या हुआ? मुझे बाल बनाना नहीं आता क्या? मुझे बहुत अच्छे से बाल बनाने आते हैं। अच्छा जी, बना के बताओ जरा, लेकिन ध्यान से, मेरे बाल अपने जैसे मत बना देना। अरे खींच क्यों रही हो? ध्यान से बनाओ। हाँ हाँ, बस हो गया, आराम से बना रही हूँ। तभी गलती से सुमन के बाल कंघी में उलझ जाते हैं और कुछ बाल टूट जाते हैं। अरे यार, क्या कर रही हो तुम? मेरे बाल तोड़ दिए। तुम मुझसे जलती हो ना कि तुम्हारे बाल मुझसे इतने अच्छे क्यों हैं, तो इसीलिए तुम मुझे अपने जैसा बनाना चाहती हो। अभी बताती हूँ मैं तुमको। और सुमन रमा के बाल बहुत तेज से नोच देती है। ये लो, आई बड़ी। और सुमन जैसे ही वहां से जाने लगती है तो अचानक वो जमीन पर गिर जाती है। तभी वहां सेठ भी आ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? देखिए ना, इसने मुझे धक्का मारकर गिरा दिया है और मेरे बाल भी नोचे हैं। ये मुझे अपने जैसा बनाना चाहती है, जलती है ये मुझसे। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस इसकी मदद करना चाहती थी, इसलिए इसके बाल बना रही थी। बाल तो इसने मेरे नोचे हैं। चुप करो तुम, जब देखो लड़ती रहती हो, चली जाओ यहाँ से। रमा को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। बस अब बहुत हो गया, मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता, फिर मैं यहाँ क्यों रहूं? मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, जहाँ मुझे कोई सुंदर न होने की वजह से जलील नहीं करेगा। और वो किसी को भी बिना बताए वहां से चली जाती है। ऐसे वो एक जंगल में पहुंच जाती है। जंगल बहुत घना था। तभी रमा देखती है कि एक पेड़ के नीचे बहुत गंदगी थी। उसके बहुत से फल नीचे गिरे थे। अरे अरे, ये पेड़ के नीचे कितनी गंदगी है, पहले इसको साफ कर देती हूँ। तभी वहाँ कुछ पत्ते लेकर वो वहाँ सफाई कर देती है। तभी पेड़ से एक आवाज आती है। हमेशा खुशी रहो बेटा, तुमने बिना स्वार्थ के यहाँ सफाई की है। भगवान तेरे सारे दुख दर्द दूर करे। बता तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वह वहाँ से आगे चली जाती है। आगे जाकर वो एक केले का पेड़ देखती है, जिस पर बहुत सारे केले के फल लगे थे। लेकिन केले के भार की वजह से वो पेड़ जमीन की तरफ झुक गया था। अरे, ये पेड़ तो केले के भार से टूटने वाला है। तभी वो पास से एक लकड़ी लेती है और उस केले के पेड़ को लकड़ी के सहारे से सीधा कर देती है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ? तभी रमा उसे सारी बात बताती है। आगे एक तालाब है, वहां जाकर पानी में एक डुबकी लगा कर आओ।
तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तभी वो आगे जाती है और तालाब के पानी में डुबकी लगाती है। जैसे ही वो डुबकी लगाकर बाहर आती है, अरे ये क्या, मेरा रंग तो गोरा हो गया है और मेरे बाल कितने लंबे और काले हो गए हैं। रमा बहुत खुश हो जाती है और वो केले के पेड़ को धन्यवाद करती है और खुशी से अपने घर जाने लगती है। आगे उसे दूसरा पेड़ मिलता है। रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और वो पेड़ हीरे जवाहरात से भरी एक टोकरी उसे दे देता है। अरे इतने सारे गहने, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। तुमने बिना स्वार्थ के यहाँ की सफाई की है, तुम इसकी हकदार हो। रमा वो सब कुछ लेकर वहां से महल वापस आती है और आते आते उसे शाम हो जाती है। तभी सुमन उसे देखकर दंग रह जाती है। अरे ये तुमने अपने चेहरे और बालों पे क्या लगाया है? तुम्हारा रंग इतना गोरा कैसे हो गया और तुम्हारे बाल भी इतने लंबे हो गए? और ये इतने सारे गहने ये कहाँ से लाई हो तुम? रमा उसे सारी बात बता देती है। तुम भी रख लो इसमें से आधे गहने, लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे ना नींद आ रही है और सेठ जी भी आराम कर रहे हैं, उन्हें अब परेशान मत करना, कल बात कर लेना उनसे। ठीक है, रात को ही उस जंगल में जाकर आऊंगी और इससे भी सुंदर और इससे भी कहीं ज्यादा हीरे जवाहरात लेकर आऊंगी। पूरी रात सुमन को नींद नहीं आती और वो सुबह सुबह जंगल में चली जाती है। जाते जाते वो जंगल में बहुत आगे चली जाती है और वो बहुत थक जाती है। अरे वाह, वो सामने कितना बड़ा पेड़ है, उसी के नीचे जाकर बैठती हूँ। लेकिन जब वो उस पेड़ के नीचे पहुँचती है तो नीचे बहुत गंदगी पड़ी हुई थी। हे भगवान, ये पेड़ के नीचे तो बहुत गंदगी है, यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती। यहाँ से तो जाना भी मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं और कितनी दूर है वो जादुई तालाब और पेड़। और वो वहाँ से आगे चली जाती है। आगे उसे वहाँ एक झुका हुआ केले का पेड़ दिखता है। अरे यार, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, ये केले ही खा लेती हूँ, फिर आगे जाकर उस तालाब को ढूंढती हूँ। और वो उस केले के पेड़ से केले तोड़ने लगती है और वो पेड़ से केले तोड़ते समय उस पेड़ को जोर से खींचती है और केले का पेड़ ही तोड़ देती है। ये औरत तो बहुत स्वार्थी है, ये कभी किसी का भला नहीं कर सकती। उसके बाद वो वहां से आगे चली जाती है और उसे वो तालाब दिखता है। अरे वाह, वो रहा सामने तालाब। अब बताती हूँ इस रमा को, मैं ही इससे सुंदर रहूंगी हमेशा। और वो पानी में डुबकी लगाती है। जैसे ही वो पानी में डुबकी लगाकर निकलती है, अरे वाह, मेरा रंग तो और भी निखर गया है। ये तो सच में जादुई तालाब है, इसमें एक और डुबकी लगा लेती हूँ और भी सुंदर हो जाऊंगी। और वो पानी में फिर से डुबकी लगाती है और जैसे ही वो खुद को देखती है, अरे ये क्या हो गया मेरे रंग को, ये तो पहले से भी काला हो गया। और वो फिर से पानी में डुबकी लगाती है, लेकिन अब उसका रंग नहीं बदलता और वो काली ही रह जाती है। हे भगवान, ये मेरे रंग को क्या हो गया, ये गोरा क्यों नहीं हो रहा? तभी वहाँ एक बड़ा सा मगरमच्छ पानी के अंदर ही उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। उसके बाद सेठ की बड़ी पत्नी सेठ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही कभी दूसरों का बुरा करना चाहिए।